नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड के लिए रवाना हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। एयरपोर्ट पर सीएम साय ने पत्रकारों से की चर्चा। नक्सलवाद को लेकर पूर्णावास नीति पर की चर्चा। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया पूर्णावास नीति का ऐलान। नक्सलवाद को कम करने का प्रयास जारी। कहा, कोशिश करने वालों की नहीं होती हार। कवर्धा में मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। निर्वाचन अधिकारी के लिए मतगणना स्थल का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश। खरगोन में कॉटन बीज की चुनिंदा वैरायटी की मांग को लेकर बढ़ाई चिंता। कलेक्टर रेखा राठौर ने विक्रेताओं के साथ की बैठक। बीज विक्रेताओं ने बताई अपनी समस्याएं। खरगोन में निगम आयुक्त ने की साप्ताहिक बैठक। क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय झारखंड दौरे के लिए रवाना हुए और उससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें लगातार हो रहे उड़ीसा के दौरे के बाद अब झारखंड के जमशेदपुर के दौरे के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी और साथ ही नक्सलवाद को लेकर पूर्णावास नीति पर भी अपने विचार साझा किए। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार नक्सलियों से वार्तालाप कर रहे हैं और मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी चल रहा है। पार्टी का आदेश हुआ है। उड़ीसा में हम 6 दिन गए, 7 लोकसभा और 14 विधानसभा, और आज हम झारखंड जा रहे हैं, जमशेदपुर लोकसभा। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। पार्टी का रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में नक्सलवाद को लेकर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुठभेड़ तो लगातार चल रही है, लेकिन नक्सलवाद को कम करने के लिए सरकार लगातार काम करती नजर आ रही है। और इसके बाद सीएम साय ने किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को लेकर चर्चा भी की और साथ ही हमने बच्चों से बात की और कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया, अगर कोई भी परेशानी उन्हें होती है तो छत्तीसगढ़ की सरकार उनके साथ है। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के धर्म आधारित आरक्षण पर जो निर्णय लिया उसे लेकर भी सीएम साय ने जिक्र किया। हाँ, कल हमने भी जो छत्तीसगढ़ के बच्चे किर्गिस्तान में अभी मुसीबत में हैं, उनके साथ बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि कोई चिंता की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की सरकार उनके साथ है और कोई भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो मदद करेंगे। धर्म आधारित आरक्षण पर कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया और इस फैसले का सीएम साय ने स्वागत योग्य बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये फैसला धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति करने वालों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा है। और साथ ही सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन लगातार संविधान की हत्या करने की साजिश कर रही है और हम सभी जानते हैं कि धर्म आधारित आरक्षण का भारतीय संविधान में कोई स्थान नहीं है। देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने धर्म आधारित आरक्षण पर जो निर्णय दिया है, निर्णय स्वागत योग्य है। निर्णय का स्वागत करते हैं और ये निर्णय जो मतलब धर्म आधारित आरक्षण देकर
वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके गाल पर एक तमाचा है। V4 नेशन एक ऐसा संस्थान है जो कि पर्यावरण और जानवरों के लिए लगातार काम करता आ रहा है और ऐसे में हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी ने संस्थान के प्रेसिडेंट सुनील श्रीवास्तव से खास बातचीत की और उनसे जाना कि V4 नेशन संस्थान किस तरीके से काम करती है और किन किन क्षेत्रों में काम करती है और इसी के साथ साथ इस संस्थान का उद्देश्य क्या है और आगे से जुड़कर लोग क्या कुछ करना चाहते हैं। सुनिए। होंगी, लेकिन आज हम एक ऐसी संस्था के पास आए हैं बात करने के लिए जो कि देखा जाता है कि खास तौर पर जानवरों के लिए काम करते नजर आते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते नजर आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं V4 नेशन। जी हाँ, इस संस्थान के प्रेसिडेंट जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील श्रीवास्तव जी। सीधा उनसे संवाद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि V4 नेशन है क्या और क्या काम करता है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि ये V4 नेशन क्या है। नमस्कार आप सभी को। V4 नेशन एक सामाजिक संस्था है जो आज से तकरीबन 3 वर्ष पूर्व हम कुल 11 लोगों ने मिलकर इसके प्रारंभ किया था और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज तकरीबन 78 सदस्यों का ये संगठन है। और इस संगठन में जहां एक तरफ समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो जागरूक लोग हमारे साथ हैं, और यदि आयु वर्ग की बात करें तो 14 साल का एक युवा सदस्य भी हमारे साथ है, तो 80 साल के जो परिपक्व जो सदस्य होते हैं उनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त है। अब बात करते हैं संस्थाओं की, तो विभिन्न तरीके की संस्थाएं चलती नजर आती हैं। शुरू में देखा जाता है कि ज्यादातर लोग जुड़ नहीं पाते और जुड़ना चाहते भी नहीं, लेकिन जब वो देखते हैं कि काफी अच्छा काम कोई संस्था कर रही है तब लोग जुड़ते हैं। तो जब आपने शुरू किया था तब कितने लोग आपके साथ जो जुड़े हुए थे? जब हमने ये संस्था प्रारंभ की थी तो केवल 11 लोग हमारे साथ थे, लेकिन जैसे जैसे सर्विस एक्टिविटीज लोगों के को समझ में आने लगी, लोग इससे प्रभावित हुए, तो आज हम करीब 78 सदस्य इस संस्था में कार्यरत हैं। बात करते हैं संस्थाओं की, तो देखा जाता है कि कोई ना कोई कहानी होती है जो लोगों को हिट करती है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो लोगों को लगता है कि इसके बाद से कुछ जो है सोशल सर्विसेज चालू करनी चाहिए। आपके जीवन में कोई ऐसी कहानी थी जिसके बाद से आपने सोचा कि V4 नेशन जरूरी है? नहीं करिश्मा जी, कहानी सच ऐसा कुछ नहीं थी, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है या जो हमारा एक घरेलू परिवेश होता है, जो हम बचपन से देखते हैं हमारे माता पिता, कि कोई भी जरूरतमंद इंसान यदि घर के द्वार पर आता है तो उसकी मदद करना, हमारी माता जी के द्वारा पहली रोटी गाय को देना, या कोई जानवर बीमार है तो उसकी सेवा करना, या किसी भी प्रकार से अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों की मदद करना। आई थिंक हमारी संस्कृति में ही ये चीजें हैं जो बचपन से ही हमारे मानस पे अंकित हो जाती है हमारे बड़ों के द्वारा। तो यह चीज हमारे सदस्यों में है जो हमारे एनजीओ में कार्यरत हैं, और यही चीजें साथ में जब हम सब इकट्ठा हुए तो आज संगठित प्रयास के रूप में एक अच्छी गतिविधि के रूप में समाज के बीच में आ रही है। सुनील जी, देखा जाता है कि विभिन्न तरीके के कार्यक्रम जो है आपकी संस्था करती नजर आती है, तो अब तक कितने कार्यक्रम जो है हो चुके हैं और कोई ऐसा कार्यक्रम जिसको करने के बाद काफी ज्यादा खुशी मिली हो आपको? करिश्मा जी, गतिविधियां हमारी काफी होती है। हमने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके सेवा कार्यों को हमने 3 भागों में विभाजित करके रखा हुआ है, सोशल, एनिमल्स वेलफेयर और एनवायरमेंटल। इसके लिए हमारे पास एक परिपक्व टीम है जो हर क्षेत्र पे अपने अपने स्पेसिफिक फील्ड के लिए हम प्लानिंग करते हैं, उस पर योजना बनती है, फिर उस योजना को हम अपने जनरल बॉडी मीटिंग से पास करते हैं, फिर सब संगठित होकर उस कार्य को करते हैं। और ये वार्षिक आधार पे होती है, जैसे जैसे ऋतुएं आती हैं, बारिश आ रही है, गर्मी आ रही है, तो हर ऋतु के एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है समाज को कि उसमें क्या गतिविधि की जाए। तो तकरीबन साल भर हमारे ये प्रयास चलते रहते हैं कि हम कुछ न कुछ अच्छी गतिविधियां समाज में करें जिसमें समाज को बेहतरी हो। और कोई भी सेवा गतिविधियां छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारा ये प्रयास होता है कि वह गतिविधियां सार्थक हो ताकि उससे कुछ लोग स्वतः ही प्रभावित हों और किसी और को भी प्रेरित कर सकें। जी, V4 नेशन नाम ही क्यों रखा? क्योंकि ज्यादातर देखते हैं कि जब लोग कुछ या दुकान भी खोलते हैं या फिर कुछ अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो अपने परिवार के लोगों के ऊपर जो है उसका नाम रखते हैं। आपने V4 नेशन नाम क्यों? क्योंकि हमारा देश ही हमारा परिवार है। आपके सवाल में ही आपका जवाब था। एक्चुअल में मैम, V4 नेशन के अंतर्गत जब हम कहते हैं कि हम देश के हैं,
तो ये हमारा प्रयास है कि हम अपने देश के लिए क्या कर पा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें एक भारतीय होने के नाते अधिकार चाहिए जो एक भारतीय को मिलता है, तो साथ ही साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो हमारे देश के प्रति हमें करने चाहिए। कर्तव्यों का पालन क्या केवल वही करेंगे जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है? नहीं, हर भारतीय को यदि वो अपने आप को भारतीय मानता है तो वो जहां है जैसा है उसे अपने हिस्से का कर्तव्य को फॉलो करना ही चाहिए। ये केवल मेरी आपकी नहीं, पूरे समाज की ड्यूटी है। इसीलिए हमने संस्था का नाम वी फॉर नेशन रखा है। कई सारे कार्यक्रम हम देखते हैं आप करते नजर आते हैं, दीपावली की बात हो या फिर विभिन्न तरीके के त्योहार होते हैं, और उसके साथ साथ अभी जो चुनावी त्योहार चल रहा था उसमें भी आपने जो है भागीदारी निभाई थी। उन सभी कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा सा विस्तार में। अभी रिसेंटली हमने जो चुनाव का अभियान महापर्व भारत में चल रहा था, आप ये देखेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है, यह जो चुनाव हो रहा था ये अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव था। आज तक तकरीबन 97 करोड़ लोग इस पर्व में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपना वोट डाल रहे थे। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ऐसा चुनाव इतिहास में आज तक नहीं हुआ है जो कि इतनी बड़ी संख्या में जनता अपने मतदान का उपयोग करेगी। तो भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार आना पूरे विश्व में लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर था हमारी संस्था के लिए भी। तो हमारी संस्था ने ये प्लानिंग की थी कि हम एक 2 से 3 दिन का हम एक अवेयरनेस कैंप लगाएंगे। तो शहर के जो व्यस्त जगह थी वहां पर हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे, हमने दिन भर के लिए वहां पर हम कुछ प्रमोशन बैचेस और अपने फ्लैग्स लेके खड़े थे, और आने जाने वाले जितनी भी जनता थी उनको हमने प्रेरित करने की कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में पार्टिसिपेट करें। सुनील जी, देखा जाता है जब भी हम संस्थानों की बात करते हैं तो शुरू तो वो जोरों शोरों से होती हैं और आगे भी जाती हैं, और उनका एक एम होता है। तो वी फॉर नेशन का क्या एम है? करिश्मा जी, वी फॉर नेशन का केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम अपने देश के लिए जितना व्यक्तिगत रूप से और जितना सामूहिक रूप से जनता के द्वारा प्रयास करके अपने देश को बेहतर बना सकें, यही हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य है। एक आखिरी चीज जो पूछना चाहूंगी कि जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वी फॉर नेशन जो काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, कहीं ना कहीं समाज में लोगों को जागरूक करता नजर आ रहा है, तो आप क्या कुछ संदेश जो है युवाओं को और जनता को देना चाहेंगे? मैम, मैं अपने संस्था के माध्यम से केवल एक ही संदेश देना चाहूंगा कि हम सब इस देश के नागरिक हैं। हम स्वयं भी ऐसा कुछ काम करें कि देश हम पे गर्व करें। हम जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, जिस हालात में भी हैं, स्वयं व्यक्तिगत रूप से या आसपास अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर हम ऐसा कुछ प्रयास करें कि हम कुछ ऐसे कार्य कर सकें जो हमारे देश को और श्रेष्ठ और श्रेष्ठता की ओर ले जाने में सहायक हो। तो ये थे हमारे साथ सुनील श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि वी फॉर नेशन का मेन एम क्या है, और जिस तरीके से राजधानी रायपुर में देखा जा रहा है कि इनका संस्थान काम कर रहा है, काफी सराहनीय है। और देखा जाता है कि पुलिस वालों के साथ मिलकर भी दीपावली में हमने देखा कि इन्होंने कई सारे दिए जो है 1 लाख दिए पूरी राजधानी रायपुर की जनता को बांटे हैं। साथ ही में एनिमल्स की तरफ भी देखा जाता है कि काफी ज्यादा जो है इनका प्रेम भाव, इनकी संस्था का प्रेम भाव नजर आता है, और इसी तरीके के काम जो है लगातार वी फॉर नेशन करता नजर आता है रायपुर राजधानी में। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़। शहर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां व ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर शोक सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा घागड़े और युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अतुल रमेश पाठक ने किया। और बता दें कि इस शोक सभा कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजमाता माधवी राजे सिंधिया के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। और वहीं इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा घागड़े ने कहा कि राजमाता सिंधिया का जाना पूरे मध्य प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है, और राजमाता माधवी राजे सिंधिया समाज सेवा में काम में काफी सक्रिय थी, और साथ ही राजमाता 24 धर्मार्थ ट्रस्टों के अध्यक्ष थी, और जो शिक्षा और मेडिकल जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जनता युवा मोर्चा द्वारा राजमाता माधवी राजे सिंधिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। ये क्षति हमारे चंबल
के निधन से कि हर चंबलवासी, ग्वालियरवासी को वो क्षति हुई है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिंधिया परिवार ने इस ग्वालियर चंबल अंचल को विकास की जो सौगातें दी हैं, जो आज तक आजाद भारत में किसी परिवार ने नहीं दी है, कि हम यहाँ पर उपस्थित होकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों ने यहाँ पर राजमाता सिंधिया जी को पुष्पांजलि कर आज के समय में जहां पर अंग्रेजी काफी ज्यादा जरूरी है और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना काफी ज्यादा महंगा है, आरना फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सोनम श्रीवास्तव बच्चों को फ्री में अंग्रेजी सिखाती नजर आती हैं। और जब उनसे हमारे संवाददाता ने चर्चा की तब उन्होंने बताया कि शुरू से ही उन्हें इस तरीके के कामों में रुचि थी और अब वो बस्ती में रहने वाले और निम्न तबके के बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी सिखाती हैं। और इसी के साथ आरना फाउंडेशन से महिलाओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है और उनको सशक्त बनाने के लिए विभिन्न तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं, उसे लेकर खास बातचीत हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी ने की। आइए आपको भी सुनाते हैं। जहां हम देखते हैं कि हर चीज महंगी हो गई है और लोग मदद करने में कहीं ना कहीं लोगों की आगे नहीं आते हैं, ऐसे में आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने वाले हैं जो कि आरना फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट है। सीधा उनसे संवाद करेंगे और कई सारे विभिन्न कार्यक्रम करते वो नजर आते हैं। साथ ही में बच्चों को फ्री में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी वो देती हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे। सोनम श्रीवास्तव जी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनम जी, देखा जाता है कि कई लोग जो है आज के समय में मदद करने में पीछे हटते हैं और कहीं ना कहीं अब लोगों में इंसानियत भी नहीं बची, लेकिन आपका एक फाउंडेशन ऐसा है जो विभिन्न तरीके के कार्यक्रम करता नजर आता है, आप उनसे जुड़ी हुई रहती हैं। तो सबसे पहले अपने इस आरना फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा जी, बेसिकली हमारा जो आरना फाउंडेशन है महिलाओं, बच्चियों और बच्चों के लिए भी कार्य करता है, वृद्धों के लिए भी कार्य करता है। कोविड के समय में भी हमने काफी हेल्प करी है, मतलब जितनी भी हमसे कोशिश हो सकती है हम किए हैं हम, और आज भी हम कोशिश करें कि महिलाओं को हो सकता है स्वरोजगार दिलाएं, बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे स्लम एरियाज के बच्चे हैं उनको त्योहारों में गिफ्ट देना, कपड़े देना, वृद्धाश्रम में भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप भी हम प्रोवाइड करते हैं और महिलाओं को हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी हम बहुत सारे कैंप्स लगाते रहते हैं। अगर बात करें एम की, तो इस फाउंडेशन का एम क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कई सारे फाउंडेशन शुरू होते हैं और लंबा चलते भी हैं, लेकिन आपके फाउंडेशन का एम क्या रखा है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली। शुरुआत तो कर देते हैं सबको ही, लेकिन क्या बोलते हैं ना, मेन तो होता है कि अंत तक जाने का। और हमारा यही है कि हमारा ऐसा गोल जो है वो ये है कि जो मेन है कि हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं स्पेशली, वो किसी से भी किसी भी चीज में कम नहीं है। बस ये है कि उनको एक माध्यम नहीं मिलता, तो हम ये माध्यम प्रोवाइड करते हैं कि हमने देखा गया है कि फ्री में आपको अनाज मिल जा रहा है, आज के डेट में बहुत सारी चीजें मिल जा रही है और एजुकेशन भी फ्री में मिल रहा है, लेकिन अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। तो हम चाहते हैं उनको एक स्वरोजगार भी मिले, एक अवेयरनेस भी मिले, ना ही उनकी हेल्थ के लिए प्लस उनकी पर्सनैलिटी के लिए भी। देख भाई, घर में एक मेड भी आती है, अगर आप अच्छे वो साफ सुथरे कपड़े पहनी होती है या कुछ अच्छा लगता है, हमको भी देख के उसको अच्छा लगता है। तो हम एक स्लम एरिया की महिला बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने घर से किसी वजह से अगर अलग रह रही हैं या कोई परेशानी में है, तो छत्तीसगढ़ जो हमारी आरना फाउंडेशन है उस पर काम करता है उसके लिए। महिलाओं की आप लगातार बात करें तो क्या कोई ऐसी कहानी या स्टोरी, किसी महिला की मदद आपने की हो या फिर कोई ऐसा काम हो जिसे करने के बाद आपको काफी ज्यादा खुशी मिली हो अपने फाउंडेशन की तरफ से? जी, देखिए, मैं जब मैं खुद कक्षा 8वीं में थी तब से मैं क्लासेस ले रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो जब मैं छोटी थी मेरे घर के पास मैंने देखा एक फैमिली जिसमें 4 बच्चियां हैं और उनके पिताजी नहीं रहे। उनकी जो आंटी थी वो अच्छी फैमिली की थी, पर वो घर जाके बर्तन धो रही थी। तो मैंने देखा बच्चे रोज मुझे देखती थी अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे खेलते हुए, बिकॉज आई एम फ्रॉम गुड फैमिली। तो मुझे लगता था कि इनको मैं पढ़ा सकती हूँ, मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक था। तो मेरी कहानी की शुरुआत वहीं से हुई। जब मैं उन बच्चों को रोज बुलाती थी, पढ़ाती थी, वो बच्चे मैंने कभी उनसे फीस नहीं ली और ये कारवां हमेशा चलते रहा। और जब कॉलेज वाले बच्चे भी आज मेरे पास आते हैं, उनसे बहुत सी बच्चियां हैं जो छत्तीसगढ़ के गाँव देहात से आती हैं, जिनको बहुत छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ही आती है या फिर हो सकता है लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उनको कोशिश करती हूँ कि उनको ग्रूम कर सकूं, उनकी पर्सनैलिटी को भी, उनकी बातों को भी। तो उनको मैं हर तरीके से चीजें देने की कोशिश करती हूँ और स्पेशली विद्या दान तो सबसे बड़ा दान होता है, कहते हैं इससे बड़ा कुछ नहीं होता।
लैंग्वेज बैरियर की आप बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि आज के टाइम पे इंग्लिश काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहीं भी जाना हो, जॉब करना हो, इंटरव्यूज में जाना हो, साथ ही में कंप्यूटर सीखना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसमें भी इंग्लिश काफी ज्यादा जरूरी होती है। आप बच्चियों को और महिलाओं को लगातार इंग्लिश स्पोकन क्लासेस निःशुल्क देती हैं, तो अब तक कितने लोगों को आप जो है पढ़ा चुके हो? मैम ऐसे मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी, पर बहुत अच्छा लगता है। हर दिन कोई ना कोई बच्ची आती है और जब कॉल करती है कि मैम मैं आज इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ या मैं यहाँ पे हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी काउंट नहीं किया मैम, क्योंकि आज भी मेरे पास जो बच्ची आ रही हैं वो मेरे लिए मतलब हमेशा हर दिन एक बच्चा आता है मेरे पास नया, बस मैं उसको निसंकोच एकदम खुले मन से पढ़ाती हूँ। और आज भी मेरी क्लासेस चल रही है, अभी रनिंग है, और मैं यही चाहती हूँ कि जितने बच्चे जुड़ सकते हैं मैं जोड़ना चाहती हूँ। और स्पेशली मैं ये जो कर रही हूँ उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अफोर्ड करके तो मैं भी क्लासेस ले सकती हूँ, अच्छा खासा कमा सकती हूँ। आप भी जानते हैं आज की डेट में पर्सनैलिटी लेवल में इंग्लिश स्पोकन की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं चाहूँ तो आज की डेट में इसको अपना एक बिजनेस बना सकती हूँ। बट मेरे लिए वो मुझे लगता है कि वो वर्थ नहीं है, तो जितना हो सकता है मैं इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ। महिलाओं की अगर बात करते हैं तो देखा जाता है कि घर में कई सारे काम होते हैं और महिलाओं को काफी ज्यादा प्रेशर होता है कि घर का काम भी करना है, घर भी संभालना है, फिर बाहर भी काफी ज्यादा संघर्ष होता है। तो आपके लाइफ में आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं सर? हाँ, बिल्कुल सही बोला। मेरे हिसाब से तो एक औरत प्रधानमंत्री बन जाएगी तो भी उसे काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जी, आई एम अ मैरिड वुमेन, और शादी होने के बाद भी और ऐसे भी लड़कियों और महिलाओं की लाइफ में हर महिला की मेरे ख्याल से एक स्टोरी होती है अपनी एक संघर्ष की, और जो इस संघर्ष को जी लिया वही असाधारण एक जीवन बना सकता है, अपने आप को एक नाम बना सकता है। देखिए, घर का काम और बाकी चीजें तो हर कोई करता है, वर्किंग वुमेन हो चाहे हाउस वाइफ हो, पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है जीवन अगर आपको मिला, आपने कुछ अलग नहीं किया, तो वो जीवन नहीं है। जीवन जीना और जीवन जीने की कला होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अगर भगवान ने आपको जीवन दिया है तो कुछ ऐसा करिए जो आप सामाजिक रूप से भी और आप अपने देश के लिए भी कुछ कर सकें। टाइटल्स की बात करते हैं तो जितना खूबसूरत आपका ये फाउंडेशन है उतना आप भी हैं, और कई सारे टाइटल्स भी आपने जीते हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, एक्चुअली बेसिकली तो आई एम एन एजुकेशनिस्ट, मुझे पढ़ाई लिखाई में ही रुचि रही है, पर एक पैशन को बोलते हैं ना, जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा, एक महिला इतना सब कुछ करके मैनेज करती हैं, तो हर महिला के अंदर एक पैशन भी होता है, मेरे अंदर भी था। तो मॉडल तो नहीं बनना था, मुझे एक रोल मॉडल जरूर बनना था कि मैं ये सब कुछ करके भी वो भी कर सकती हूँ। तो मैंने कोशिश की और मुझे सक्सेस भी मिला। मेरे पास आज 5 क्राउन्स हैं और इंटरनेशनल टाइटल भी है, मिसेस एशिया, मिसेस इंडिया, मिसेस ब्यूटी आइकन ऑफ इंडिया, मिसेस छत्तीसगढ़। और मैं इसी मतलब भगवान का आशीर्वाद समझ के इसी के साथ अपना कार्य कर रही हूँ। आज फीडबैक्स की अगर बात करते हैं तो कई सारी महिलाएं आपके साथ जुड़ी होंगी, आपके साथ काम भी कर रही हैं, आपके संस्थान में भी आपने बताया कि कई लोग जुड़े हुए हैं। तो फीडबैक कैसा आता है जब महिलाओं से आप जुड़ते हैं, उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल सिखाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कुछ बदलाव जो है वो महसूस करती हैं और उनका फीडबैक आपकी ओर कैसा रहता है? जी, मैंने बताया आपको, आना फाउंडेशन की जो ऑर्गेनाइजर है रूना शर्मा मैडम, मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट हूँ आना फाउंडेशन में। जब मैं उनसे पहली बार खुद जुड़ी थी तो मुझे उन्होंने बहुत प्रभावित किया था, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र था वो महिलाओं के उत्थान के लिए था। स्पेशली क्या होता है, मैंने कहा ना, हर महिला की अपनी एक स्टोरी होती है, और आपको हम कई बार देखते हैं, हमको लगता है सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है, क्या हम समझते नहीं उस चीज को, लेकिन उसको समझ के उसका साथ देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए हम काम कर रहे हैं कि जो हर महिला अलग अलग सेक्टर से निकल के आ रही हैं, कुछ ऑफिशियल यहाँ पे, जैसे मेरी कुछ महिलाएं बोलती हैं कि मैम हम शाम को नहीं आ सकते, हमको रात को क्लास चाहिए, हमको मॉर्निंग को क्लास चाहिए। ऐसे अलग अलग सबके एक समय में सीमा होती है, तो हम सबको देख के ध्यान रख के काम कर रहे हैं। ये थी हमारे साथ आरना फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। साथ ही में इनकी संस्था देखा जाता है कि विभिन्न तरीके के कार्यक्रम करती नजर आती है, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही में स्लम एरिया के छोटे बच्चों के लिए भी देखा जाता है कि स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जो कि आज के दौर में काफी ज्यादा महंगी हो गई है, उन्हें निःशुल्क बस्तियों में जाकर के देखा जाता है कि बच्चों को प्रेरित भी करती नजर आती है और उन्हें क्लासेस भी देती वो नजर आती है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़। जिले में कॉटन बीज के चुनिंदा वैरायटी की मांग ने बीज विक्रेताओं की चिंता बढ़ा दी है। और आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद सभागृह में अपर कलेक्टर रेखा राठौर, एएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल समेत डीडीए एमएलए चौहान की मौजूदगी में बीज विक्रेताओं से चर्चा की गई, जिसमें बीज विक्रेताओं ने भी बीज बिक्री में आ रही समस्याएं प्रशासन के सामने रखी।
आज बीज वितरण व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इसमें जिला की ओर से जो है एडीएम मैडम थे और एडिशनल एसपी सर थे, एसडीएम साहब थे और सारे जितने होलसेलर डीलर हमारे हैं व्यापारी बंधु वो भी थे, साथ में हमारे कृषि विभाग के सारे अधिकारी थे। निर्णय ये हुआ है कि जो बीज आने वाला है तो पहले जिन व्यक्तियों को टोकन मिले, कॉटन सीड वितरण के लिए मीटिंग बुलाई थी। हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग साथ में बैठे थे और यहाँ पे प्रशासन का पूरा महकमा था। आगामी 1-2 दिन में जैसे भी बीज की उपलब्धता होगी तो उसके बाद वितरण होगा और बीज जो पावती पे दिया जाएगा, एक व्यक्ति को 2 पैकेट और एक पावती पे एक ही बार माल दिया जाएगा। और खरगोन के सराउंडिंग, खरगोन है, गोगांव है, भगवानपुरा, इन ब्लॉक वालों के किसानों को दिया जाएगा, अन्य ब्लॉक के किसानों को नहीं दिया जाएगा। ये प्रशासन ने निर्णय लिया है और 1-2 दिन में जब भी सीड आएगा तो वितरण किया जाएगा। माकूल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।